हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में बात करेंगे अपन अपने जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक अपन पूरे कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें पशुपालन वाला टॉपिक आज अपना विषय है इस वीडियो में। तो कोशिश करना आप समझने की, इतना हार्ड नहीं है, टॉपिक बहुत ही सरल है और 20-25 मिनट की बात है, तो धैर्य रखें। क्या क्या बातें हैं खास, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पशुधन है उसकी गणना से संबंधित कोई प्रश्न बाई चांस में आए तो उसमें संभावना रहेगी इस प्रश्न की। हर 5 साल में पशु गणना की जाती है। अपने राजस्थान में राजस्व विभाग के द्वारा पशु गणना की जाती है और पशु गणना की शुरुआत 1919-20 से हुई थी। पहली बार 1919-20 में पशु गणना की गई। जैसे हम जनगणना में पढ़ा था 1872, फिर 1881 से व्यवस्थित, ऐसे ही 1919-20 से पशु गणना शुरू हुई थी राजस्थान में। और आज़ादी के बाद पहली बार पशु गणना की गई थी तो 1951 में। वो तो आप याद रख ही लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। 20वीं पशु गणना हुई थी 1919 मैं क्या बोल रहा हूँ 2019 में। 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसमें ये जो 3 लाइनें हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर उपयोग किया गया डाटा संग्रहण में, सारी चीजों में या एनालिसिस में। जो टेबलेट है, कंप्यूटर वगैरह है, पूरा मामला ये डिजिटल था। कुल मिलाकर ऐसे समझ लो पहली बार। और क्या बातें हैं, चलो। जो 20वीं पशु गणना 2019 के आंकड़ों से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण पशु गणना रहेगी अपने इस एग्जाम के हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं उनकी भी। देखिए, पहली बात है देश में कुल पशुधन आबादी है वो टोटल कितनी है, तो ये मिलियन वाले को रहने दो, यहाँ से देखना 53 करोड़ और 57 लाख। 53 करोड़ 57 लाख ये एग्जैक्ट आंकड़ा पूरे देश का। तो देश का आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है, बस केवल ये थोड़ा ध्यान में आ जाए आपके कि इस तरह की स्थिति देश में है। और कुल अगर इसकी तुलना की जाए 2012 में जो जनगणना हुई, मैं जनगणना भी कभी कभी बोल जाऊंगा, ऐसे पशु गणना हुई थी, उसमें 4.6% वृद्धि दर, मतलब कि 4.6% बढ़ा है। 2012 में जितने थे उससे 2019 में 4.6% पशु बढ़े हैं। तो थोड़ा एक तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि कभी ऐसे जो प्रतिशत कमी या वृद्धि है उसमें अंतर बाई चांस देश के साथ कंपेयर करके पूछ लें तो थोड़ा ध्यान रह जाए अपने, तो ठीक रहेगा। फिर 20वीं पशु गणना, ये अपने राजस्थान का टॉपिक है, पॉइंट है, इसको याद रखना आपको। तो कुल पशु अपने राजस्थान में 56.8 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 68 लाख। एक तो ये आंकड़ा याद रखना है। फिर 2012 में कितने थे, तो 57.7 यानी कि 5 करोड़ 77 लाख। तो यहाँ थोड़ा देख पा रहे होंगे आपकी, इधर 5.68 है, इधर 5.77 है, मतलब कि पहले ज्यादा थे, अभी जो 2019 की गणना उसमें कम हो गए। यानी कि अपने यहाँ की जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही। और ऋणात्मक कितनी रही, 1.66%। और 100% यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको पक्का याद रखना है। ऐसी स्थिति बन गई कि पशुओं की संख्या बढ़ने के बजाय घटी है। और कितनी घटी है राजस्थान में, 1.66%। फिर आगे 56.8 मिलियन पशुओं के साथ भारत में दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान है, ये आप ध्यान रख लेना। पहले नंबर पे यूपी है। और गोवंश के मामले में अपने जो राजस्थान की स्थिति है वो 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। मतलब अपने यहाँ गोवंश है वो पूरे भारत में अगर बात करें अपन तो छठे नंबर पे है राजस्थान। और यहाँ पर 2019 की जो गणना है उसमें 4.41% की वृद्धि हुई है। वृद्धि में वैसे केवल गाय और भैंस है, इनमें ही वृद्धि हुई, बाकी सब में ऋणात्मक वृद्धि दर रही। भैंसों के मामले में 13 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.7 मिलियन, तो 0.7 मिलियन की वृद्धि हो गई। तो कितना हो गया ये परसेंट, 5.53%। इनका परसेंट और ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कभी ऐसा प्रश्न आता नहीं है परीक्षा में, बस जानकारी के लिए है ये। एक और ओवरव्यू जब अपन करते हैं किसी चीज का तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि इस तरह ये जो पशु हैं इनमें वृद्धि हुई है, या जो पशु जिनमें कमी हुई, तो थोड़ा ध्यान रह जाएगा। पेड़ों की संख्या पहले 2012 वाली जो पशु गणना थी 9.1 मिलियन और 19 में ये 7.9। तो यहाँ देख लेना आप, 9 पॉइंट की जगह अब ये केवल 7.9 ही रह गया, यानी कि कमी हुई है। और कमी कितनी परसेंट हुई है, 12.95%। फिर बकरी की संख्या 12 में 2012 वाली जो गणना है उसमें 21.67, फिर ये 19 वाली में केवल 20.84 रह गई। और इसका मतलब यही हुआ कि 3.81% जो है इसमें कमी आई है। तो क्लियर है, हमने अभी यहाँ 4 पशुओं के बारे में बात की है। सबसे पहले गाय,
तो ये ध्यान होना चाहिए, उसमें वृद्धि हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था भैंस, तो भैंस में भी वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और इसके बाद हमने बकरी और भेड़ का नाम पढ़ा था यहाँ, तो भेड़ और बकरी में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है। भेड़ में सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है, बकरी में भी ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे ऊंट, ऊंटों की संख्या में भी ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है, और वहां पढ़े थे हमने, उसमें सबसे ज्यादा हमने भेड़ में देखा था, उससे भी ज्यादा यहाँ पर ऋणात्मक, वैसे तो शायद सबसे ज्यादा ऋणात्मक वृद्धि दर यहाँ आगे देख रहे हैं अपन, लेकिन ऊंटों में भी आप ध्यान रख लेना 2.13 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर है अपन भारत में, लेकिन जो गणना है उसमें ऊंटों की यहाँ कमी हुई है। घोड़ों की संख्या पहले 0.38 मिलियन थी, 19 में 0.34 मिलियन, यानी कि 0.4 मिलियन ये कमी हुई है, यानी कि अगर परसेंटेज में देखें तो 10.85% की कमी हुई है। अब सब जगह हम बार बार ऐसे देख रहे हैं कि मतलब कमी हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, या प्रश्न बनने की संभावना है या नहीं है, तो निश्चित रूप से है, क्योंकि जब इस तरह के कोई आंकड़े आते हैं तो सबका ध्यान जाता है, और ध्यान जाता है तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना भी बिल्कुल बन सकती है। तो थोड़ा सा आप देख लेना, गधों की संख्या में भी जो राजस्थान है अपना, वो पूरे भारत में पहले नंबर पे है, और गधों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। 71.31% की कमी अपने 2012 और 2019 के बीच की जो गणना हुई थी उसमें हुई, तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना। और एक खास बात है, थोड़ा सा मेरा ध्यान जा रहा है इसीलिए मैं चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है उधर 2012, फिर इधर लिखा हुआ है 2019, और हमने शुरू में बात की थी कि जो गणना होती है हर 5 साल में होती है, तो कुछ ऐसे भी सोच रहे हो सकते हैं कि यार 2012 में गणना हुई थी तो 2013, 14, 15, 16, 17 में होनी चाहिए, 19 क्यों आ रहा है? तो 1-2 साल आगे पीछे अपनी जो सिस्टम जानते हैं आप, इस कारण हो जाता है। तो 2019 आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा लॉजिक का काम मत लगाना। फिर एक सारणी है छोटी सी अपने सामने, तो इस सारणी को अपन देख लेते हैं क्या है समझने का, और अच्छी बात अपने लिए क्या है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही यूजफुल सारणी है अपने लिए, सारे प्रश्नों के जवाब इसमें मिलेंगे अपने को। तो देखिए, ये तो इधर तो जो भी महत्वपूर्ण पशु हैं, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जितने भी पशु हैं टोटल, उनके नाम हो गए इधर, और उसके बाद उनकी जो संख्या है वो यहाँ लिखी हुई है। फिर देश में अपने राजस्थान का स्थान क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ओहो, देश में प्रथम वाले इस कॉलम को आप हटा देना, मतलब जब नोट्स बनाएंगे तो भी सारणी बनानी है ऐसे, और इसको रिप्लेस कर देना, क्योंकि यहाँ जैसे राजस्थान का नाम ही तो देखना हमें, बाकी ये पूछे जाएंगे नहीं, बस ये केवल अपनी जानकारी के लिए दे रखा था। तो इसको हटा लेना और इन दोनों को पास में ले लेना, क्योंकि अपने जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे, न्यूनतम या सर्वाधिक का। बात करते हैं क्या क्या, देखो बकरी संख्या है 20.84 मिलियन, और देश में अपना राजस्थान नंबर 1 है। राज्य में यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो बकरियां बाड़मेर में है, न्यूनतम कहाँ है तो धौलपुर में। फिर गायें भारत में अपना स्थान 6ठा है, सर्वाधिक राजस्थान में उदयपुर जिले में गायें हैं और न्यूनतम धौलपुर में है। फिर भैंस 13.7 मिलियन संख्या, भारत में यूपी के बाद दूसरा नंबर अपना आता है, यहाँ यूपी लिखा हुआ है ये समझ लेना। गायें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है ऐसे, और अपने यहाँ भैंस सर्वाधिक संख्या भैंसों की जयपुर में है, न्यूनतम संख्या जैसलमेर में है। फिर आगे भेड़ संख्या टोटल 7.9 मिलियन है, और भारत में अपना स्थान है 4था, और तेलंगाना में सर्वाधिक भेड़ें हैं। याद नहीं रखना है, केवल जानकारी के लिए, प्रश्न नहीं आएगा कहीं आपके। और सर्वाधिक भेड़ें कौन से जिले में है, तो बाड़मेर में है, न्यूनतम भेड़ें हैं बांसवाड़ा में। ऊंट सर्वाधिक अपने राजस्थान में ही है, भारत में 70-80% ऐसे कुछ आंकड़ा आता है। 2.13 मिलियन इनकी कुल संख्या है 2019 की गणना के अनुसार, और अपने यहाँ ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में है, न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। ऐसे जब थोड़े अलग टाइप के नाम आ जाएं तो थोड़ा ध्यान रख लेना। और सुअर का कोई यहाँ संख्यात्मक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अपने यहाँ भरतपुर में सर्वाधिक सुअर है, डूंगरपुर में न्यूनतम सुअर है। और आपको ध्यान भी होगा जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं अपन, तो अलवर भरतपुर का नाम पढ़ते हैं, वहाँ के किसानों की ये समस्या थी भारी, तो इस तरह से याद रखना आप। और गधों में राजस्थान
भारत में पहले नंबर पे हैं, और राजस्थान में बाड़मेर पहले नंबर पे हैं, फिर टोंक है जो सबसे लास्ट वाले में। तो काफी मतलब मुझे लगता है कि सारणी से चीजें एक साथ ही आप याद रख पाएंगे या तुलनात्मक अध्ययन इसका कर पाएंगे। तो ऐसे ही व्यवस्थित एक सारणी तैयार कर लेना, और इसमें मैंने जो बात बताई थी वो इसको हटा लेना, इस वाले कॉलम को, पास में आ जाएंगे ये, और एक पेज पे सही व्यवस्थित भी आ जाएंगे आपके। ओके, आगे पढ़ते हैं अपन। अब पशुपालन वाला टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें किस तरह से अलग अलग डायमेंशन से चीजें महत्वपूर्ण होती जाती हैं, तो बात करते हैं। राजस्थान के पशु मेलों से संबंधित प्रश्न खूब सारे परीक्षाओं में आए हुए हैं, आते हैं जरूर ही। तो इनमें याद रखने की दृष्टि से कुछ चीजें पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे याद रहेंगे। जैसे अधिकतर जो नाम है कोई लोक देवता के नाम पर है, या किसी स्थान के नाम पर है, कोई मतलब ऐसी विशेष नदी वगैरह है तो उसके नाम पर है, तो जगह वगैरह ही पूछी जाती हैं, वो अपन नाम से ही थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, और उस तरीके से भी चीजों को याद किया जा सकता है। कोई अगर अलग से ऐसा फैक्ट आ रहा है जो कि नाम से पता नहीं चलता है, जिसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रख के पढ़ लेना। अब इसमें क्या है प्रश्न, सर्वाधिक पशु मेले आयोजित 2 जिले हैं, नागौर और झालावाड़। नाम पक्के याद रखने हैं, 2 का समूह बनाकर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किन 2 जिलों में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। फिर उसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन तो नागौर और झालावाड़ का रहेगा। इसके अलावा इस तरह प्रश्न आ सकता है नागौर बाड़मेर, नागौर सीकर, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है नागौर और झालावाड़ 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं, जिसमें भी नंबर 1 पे नागौर लिखा हुआ है, ऐसे याद रख लेना, नंबर 2 पे झालावाड़ है। और अब नाम की बात करते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ भरता है, पर्वतसर नागौर, याद रखना है आपको। बलदेव पशु मेला कहाँ भरता है, मेड़ता शहर नागौर। अब नागौर इधर पढ़ लिया तो इधर बार बार नाम आएगा। रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है, नागौर। यही है जिसमें कंफ्यूज हो सकता है विद्यार्थी। जैसे बाबा रामदेव जी का जो रुणेचा है वो कहाँ है, तो जैसलमेर में है। फिर नाम परीक्षा में आएगा रामदेव पशु मेला, तो हमारा ध्यान जा सकता है उधर। थोड़ा सा इसको संभल कर मतलब कि याद कर लेना अच्छे से। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में। गोमती सागर पशु मेला भी झालावाड़ में। ऐसे ही फिर कुछ और पशु मेले हैं जो कि ख्यात हैं, सबसे बड़े लेवल के हैं। मल्लीनाथ नाम सुना है आपने, तिलवाड़ा बाड़मेर में है उनका मंदिर, वहीं मेला पड़ता है, और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, मालानी नस्ल के घोड़े। गोगामेड़ी पशु मेला, गोगामेड़ी जानते हैं आप लोग, नोहर हनुमानगढ़। कार्तिक पशु मेला पुष्कर में, और कार्तिक पूर्णिमा 1 महीने तक चलता है मेला वही। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला शिवाड़ करौली में। तो ये कुछ मेलों के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रश्न कैसा आएगा तो बात कर चुके हैं अपन, जैसे गोगामेड़ी पशु मेला किस जिले में पड़ता है, कार्तिक पशु मेला कहाँ पड़ता है, या जसवंत पशु मेला कहाँ पड़ता है, और बाई चांस में इस तरह की संभावना बन सकती है कि कब भरता है। तो थोड़ा जिस तरह जैसे महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि कब आती है ये आपको याद रखना है। कार्तिक नाम से ही पता है पूर्णिमा को पड़ता है, वो थोड़ा आपको याद रखना है। गोगा मेड़ी तो गोगा नवमी कब आती है, अपने यहाँ बड़ी दशा कहते हैं उससे 1 दिन पहले, ऐसा कुछ है, या राखी के 9 दिन 8 दिन बाद। तो उनको भी याद कर लेना आप अपने स्तर पर, वो सब कल्चर में पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें कंप्लीट आपके पास लिखी हुई हैं। फिर आगे बात करते हैं जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, पशु प्रजनन केंद्र, उनके बारे में फटाफट से नाम देख लेते हैं इनके क्या क्या है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर में है। अविका का मतलब होता है भेड़, ये टोंक में है अविका नगर। और बकरी अनुसंधान केंद्र भी यही सेम, जो मतलब भेड़ बकरी ऐसे समझ लेना आप, दोनों एक ही जगह बकरी। और इसमें थोड़ा ध्यान रखना आपको, केंद्रीय भेड़ और बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर में है, लेकिन बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर ये अजमेर में है। तो नाम से थोड़ा ध्यान रखना, परीक्षा में अगर बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र पूछा जाए तो रामसर अजमेर, और अनुसंधान केंद्र पूछा जाए केंद्र का तो वो अविकानगर टोंक। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, 1984 में ये स्थापित किया गया था, और इसी में वो गिद्ध संरक्षण केंद्र भी चालू किया गया है, मतलब जोहड़बीड़ में जो ऊंट प्रजनन केंद्र है उसमें, तो ये भी ध्यान रख लेना आप। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर, आज ही बात कर रहे थे क्लास में अपन, ज्वार सर्वाधिक उदयपुर में, और वही मामला, ये ध्यान रख लेना। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र विलड़ा लिखा हुआ है, ये इसको थोड़ा सही कर लेना आप, नोट्स में भी अगर गलत लिखा है तो। ये कस्बे का नाम है बिलाड़ा। और एक जोहड़बीड़ है, थोड़ी सी मात्रा वगैरह क्योंकि ये पीपीटी तैयार करने में
मतलब बहुत धन्यवाद जिसका करना चाहिए, मदद मिली है मुझे, तो उसमें थोड़ी मात्राएं वगैरह मैं नहीं देख पाया था, तो थोड़ा ध्यान रख लेना आप। सुअर फार्म अलवर में है, और सर्वाधिक सुअर कहाँ, तो भरतपुर में। अभी संख्यात्मक आंकड़ा हमने देखा था, उसमें थोड़ा आप ध्यान रख लेना। पोल्ट्री फार्म जयपुर में है। बाकी ये पोल्ट्री या कुक्कुटशाला लिखा हुआ है, कुक्कुटशाला। ज्यादातर जो मुर्गियां हैं या अंडों का सर्वाधिक उत्पादन है वो अजमेर में है, आप जानते हैं। गाय और भैंस कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र फ्रोजन सीमन बैंक, ये दो हैं, बस्सी जयपुर में और मंडोर जोधपुर में। फिर आगे राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है, फतेहपुर सीकर, और एक कस्बे का नाम है बांकलिया, ये नागौर में है। तो केंद्र और राज्य का थोड़ा ध्यान रख लेना। जब केंद्र की बात आएगी तो अविगानगर टोंक है, फिर राज्य की बात आएगी तो फिर 4-5 जगह ये नाम ध्यान रखने हैं आपको। और गोवंश प्रजनन केंद्र में बस्सी, एक चित्तौड़ में भी है, लेकिन ये जो बस्सी है वो जयपुर का है। कुम्हेर है, डग झालावाड़ है, नौहर हनुमानगढ़ है, चांदन जैसलमेर है। चांदन नलकूप का नाम आपने सुना होगा, वही। फिर नागौर, और एक और है नाम यहाँ पर अलवर। तो प्रजनन केंद्र से प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा देख लेना आप इनको। वैसे बहुत मतलब इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजी है टॉपिक। प्रमुख पशु, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि कोई खास नस्ल है, कोई विशेष पशु है और उसके बारे में कोई इस तरह का प्रश्न आ जाए, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो अपने यहाँ अगर ऑल ओवर जितने भी पशु हैं उनमें संख्यात्मक आंकड़े की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या किन पशुओं की है, तो वो है बकरी, सबसे बड़ा पशुधन। ठीक है, गरीब की गाय भी कहते हैं, आप जानते हैं इसको, और चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं ऐसे भी, क्योंकि एनी टाइम आप मतलब कि दूध प्राप्त कर सकते हैं। देश का कुल बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। कितने % मांस राजस्थान से प्रोड्यूस होता है, तो 35%। फिर नस्लें कौन कौन सी हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। एक तो मिलान वाले प्रश्न की संभावना ज्यादा रहती है, इसमें 3-4 नस्लों के नाम दे दिए और उनकी कोई विशेषता है उसको सामने वाले स्तंभ में दे दिया, फिर उनको मिलान करना है। तो आप इसमें देखना, जमुनापुरी है जो कि सर्वाधिक दूध देती हैं, लोही ऐसी है जो सर्वाधिक मांस देती हैं, और एक मिश्रित है जो दोनों ही प्रकार में टॉप पे हैं, सर्वाधिक दूध और मांस। जखराना अलवर में पाई जाती है ये, इसको आपको पक्का याद रखना है। नस्ल का नाम है जखराना। जैसे चोकला उसमें टॉप में है भेड़ में, वैसे ही जखराना बकरी में टॉप में है। फिर बरबरी है, सुंदर बकरी, ये भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, इस साइड में पाई जाती हैं। इसके अलावा पर्वतसरी है, पर्वतसर नागौर के आसपास होगी इसीलिए पर्वतसरी। फिर सिरोही की है, उनका नाम सिरोही हो गया, मारवाड़ में पाई जाती है जोधपुर में, तो उनका नाम मारवाड़ी हो गया। बस इतनी सी बातें हैं, नाम ध्यान रखना आप। 3 नाम तो खास हो गए। जखराना सर्वश्रेष्ठ है, अलवर क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा जमुनापुरी और लोही, जमुनापुरी दूध उत्पादन में और लोही, लोही से समझ जाना मांस उत्पादन में। ऐसे कुछ न कुछ तरीका लगाना आप। और यहाँ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरे इंडिया लेवल की अगर बात करें तो इतने ब्रीड हैं गोट के। फिर आ जाते हैं अपन गोवंश। तो कौन कौन सी नस्लें हैं, सबसे टॉप में है गिर गाय, मूलतः गुजरात का है, और अपने यहाँ इसको रेंडा या रेंडी कहते हैं, अजमेरा भी कहते हैं। अजमेर इसका मुख्य केंद्र है, संघ केंद्र इसका अजमेर में है। फिर राठी, याद ध्यान रखना आप, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। लाल सिंध और साहिवाल की संकर नस्ल है ये, सर्वाधिक दूध देने वाली श्रेष्ठ नस्ल है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर में ये मूलतः पाई जाती है। थार पारकर बाड़मेर का मालानी प्रदेश, और दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। तो राठी के बाद दूसरे नंबर पे टॉप पे कौन सी है, तो वो थार पारकर है। और अभी हम बात कर रहे थे जस्ट की नस्लों में गिर नस्ल, तो गिर नस्ल है। आउट ऑफ इंडिया भी एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब कि उसको स्थापित किया है उस देश ने, कंट्री ने, ब्राजील नाम है उसका। कभी बाई चांस में कोई ऐसे आए ध्यान, तो ध्यान रखना आप, मतलब मौका मिले आपको उसके बारे में थीसिस करने का, पता लगाने का, या क्या है मामला। तो और ये हम बात कर रहे थे अभी जिस नस्ल की, थार पारकर की, तो दूसरी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, और इसका क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती जिले, जिसमें अपन ये बाड़मेर तो देख ही रहे हैं, ये पश्चिमी है, सीमावर्ती जिला है। थार पारकर का मतलब ऐसे समझेंगे आप, मतलब जो थार का स्थान है उस साइड में, तो उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती जिले। फिर आगे चौथे नंबर की नस्ल है नागौरी, जिसका कि मूलतः यूज है वो भार ढोने या खेती बाड़ी में जो बैलों का उपयोग होता है हल चलाने, बाकी ऐसे जो काम है उसमें,
तो इसके जो नागौरी नस्ल के बैल हैं वो काफी चुस्त होते हैं और मुख्य यूज है वो उसका खेती बाड़ी में होता है। ये भी नागौरी नाम ही क्यों है, नागौर में होगा मूल केंद्र इसका, इसलिए। बाकी बीकानेर और जोधपुर में और पाए जाते हैं। कांकरेज जो कच्छ के रण में इसका मतलब उद्गम माना जाता है। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजनीय का मतलब क्या समझेंगे आप, दूध उत्पादन में भी और साथ ही साथ खेती बाड़ी में भी जो बैल है उनका अच्छा उपयोग होता है, तो द्विप्रयोजनीय नस्ल के रूप में इसको जानना है। और क्षेत्र कौन कौन सा है, तो जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। तो ये जालोर और सिरोही वाला क्षेत्र है, ये आप जान रहे हैं कि गुजरात के कच्छ के रण से टच है, तो वहां पर ये पाई जाती है। फिर सांचौरी नाम से पता चल जाएगा, सांचौर सांचौर का है जालोर में, फिर जालोर इसके टच में है पाली के और उदयपुर के, तो बस। मेवाती, मेवात क्षेत्र मतलब अलवर, भरतपुर, कोठी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, और ये आपको याद रखना है, उधर नोट्स में लिखा हुआ नहीं था ये, राजस्थान की कामधेनु, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल है, तो वो राठी है, इसको पक्का याद रखेंगे आप। और राजस्थान की कामधेनु एक नदी भी है, चंबल नदी को कहते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। मालवी नस्ल मध्य प्रदेश के सीमावर्ती, मालवा मध्य प्रदेश को कहते हैं, तो मालवा के पास में जो है वो जगह आ जाएगी, जैसे झालावाड़ हो गया इधर, और भी बाकी जिले जो भी मध्य प्रदेश है, तो वैसे 10 जिले लगते हुए हैं और संभावना भी रहेगी सभी 10 ही जिलों में मिल जाएगी, जो सीमावर्ती भाग है उसमें। फिर हरियाणवी है, हरियाणा के सीमा वाले जिले हैं, उनमें 9 नस्लें हमने पढ़ी हैं गाय में, और उसमें सबसे टॉप में हमने देखा था राठी, फिर दूसरे नंबर की थार पारकर, फिर द्विप्रयोजनी में अपनी कांकरेज थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, द्विप्रयोजनी का मैं गलत नहीं बोल जाऊं, कांकरेज सही है, आप ध्यान रखना। आगे है भैंस, तो कौन कौन सी नस्लें हैं, सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली नस्ल है वो है मुर्रा, और जिसको कुन्नी भी कहते हैं लिखा हुआ है, और अपने लोकल बोलचाल में का मतलब एक बार प्रश्न पूछा गया था कि क्या कहा जाता है इसको, तो खुंडी कहा जाता है। ये टक टक करती रहती है ऐसे, इसी कारण इसको खुंडी भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और क्षेत्र कौन सा है, तो जयपुर में सर्वाधिक भैंसें हैं, जयपुर के पास ही अलवर है, जयपुर और अलवर में मुर्रा नस्ल ज्यादा, अपने यहाँ भी लोकल में भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक के हिसाब से इनका नाम है। फिर दूसरे नंबर पे बदावरी है, फेट ज्यादा आती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर, ये 3 जिलों में सर्वाधिक संकेंद्रण है। जाफराबादी, ये भी श्रेष्ठ नस्ल है, कोटा, बारां, झालावाड़, और इसी जाफराबादी को मेहसाणा, नागपुर या सूरती भी कहते हैं। सूरती का मतलब गुजरात के सूरत से नाम पड़ा, ये नागपुर है वो नागपुर के कारण, फिर मेहसाणा भी एक कस्बा है, इस तरह से ध्यान रख लेना। और ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ में भी आ रहा है, देख लेना, फोटो देखना है क्या है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं अपन भेड़ की। ऐसे प्रश्न आ जाए बाई चांस में कि जो भैंस है उसकी सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो उसमें मुर्राई है। बस वसा की बात बाई चांस में पूछ ली जाएगी, सर्वाधिक वसा, तो फिर बदावरी नाम आ जाएगा बस। भेड़ में सबसे जो खास सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, जिसका प्रश्न ज्यादातर पूछा गया है पहले एग्जाम्स में, वो है चोकला, और ऊन इसकी श्रेष्ठ किस्म की होती है, इसीलिए भारत की इसको मेरिनो कहते हैं। वैसे मेरिनो मूलतः ऑस्ट्रेलिया की एक नस्ल है, भेड़ की नस्ल, और वो सर्वश्रेष्ठ किस्म की है, अपने यहाँ चोकला सर्वश्रेष्ठ है, तो उसका नाम हमने इंडियन मेरिनो कर दिया। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चूरू, सीकर, झुंझुनू, एक शेखावटी लिखा हुआ ही है तो समझ जाएंगे आप, यही क्षेत्र है जिसमें ज्यादा पाई जाती है ये। फिर जैसलमेरी, सबसे ज्यादा ऊन, अब सबसे ज्यादा ऊन का पूछेंगे तो उसमें जैसलमेरी सही करना है, और श्रेष्ठ किस्म की पूछेंगे तो उसमें फिर आपको चोकला सही करना है। क्षेत्र जैसलमेर का नाम आ रहा है, नाम में ही मतलब जो नस्ल है वही इसी नाम से है, तो जैसलमेर ही है, और जैसलमेर के लगने वाले दोनों ही जिले बाड़मेर और बीकानेर। फिर नाली, इसके जो ऊन के रेशे हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, इसीलिए उसका कालीन वगैरह बनाने में यूज हो जाता है। और नाली का मतलब ये समझेंगे आप, गग्गर का जो बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र को पूरे को नाली कहते हैं लोग बोलचाल में। उस क्षेत्र में जितनी भी जो पाई जाती हैं भेड़ें, तो उनको नाली किस्म की भेड़ के नाम से जानते हैं। और इसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, और ये चरू और झुंझुनू लिखने में आ गया है, चूरू और झुंझुनू नाम आएगा यहाँ। वैसे कोई समस्या नहीं है, सब सही कर लिया होगा आपने। फिर मगरा है,
मगरा सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल है, भेड़ में भी मतलब। और जिले कौन से हैं तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू नागौर। मारवाड़ी, मारवाड़ साइड यानी कि जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये भी बड़ी समस्या रहती है, बहुत सी बार ऐसे जो भेड़ या जो बकरी हैं उनमें बीमारियां हो जाती हैं, पूरी की पूरी जो मतलब संख्या है वो खत्म हो जाती है ऐसे, तो वो थोड़ा आप ध्यान रख लेना। सोनाड़ी या चनौथर, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे जिसमें पशु गणना 2012 और 19 के बीच में अंतर है, तो उसमें बहुत सारी मतलब जो बहुत सारे पशु हैं उनमें संख्या में कमी हुई, तो उसके पीछे कारण ये रोग भी होते हैं बहुत सी बार। आपने लोकेलिटी में भी 2-5 साल 10 साल पहले तक का अगर थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा है तो देखा होगा इस प्रकार की समस्या रहती है। तो मारवाड़ी जो नस्ल है वो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, ऐसे ध्यान रख लेना। सोनाड़ी या चनौथर लंबे कान वाली नस्ल है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। ये पुंगल एक कस्बा है बीकानेर का, ध्यान रख लेना। मालपुरा टोंक में है एक कस्बा, तो मालपुरी वहाँ की एक नस्ल है। और टोंक के अलावा बूंदी और जयपुर में खेरी नस्ल भी है, जो कि रेवड़ जैसे इधर उधर चराते हुए घूमते हैं लोग, वो जो भेड़ पालक होते हैं वो, तो उसको खेरी नस्ल बोलते हैं। और इसमें अपन बात कर रहे थे सर्वश्रेष्ठ किस्म की जो नस्ल है वो ये वाली भेड़ है, चोकला। आगे बात करते हैं ऊंट की नस्लों के बारे में। तो ऊंट की नस्लों में 2-3 ऊंट जो नस्लें हैं महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो नाचना है, सवारी और तेज दौड़ने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ये। गोमठ, तो गोमठ भार वाहक के रूप में काम आता है। मुख्य जो केंद्र है इसका फड़ौदी जोधपुर है। बाकी कस्बा वाइज नाम है सबके, अलवर में है तो अलवरी, बाड़मेर में तो बाड़मेरी, बीकानेर में तो बीकानेरी, कच्छ के क्षेत्र का है तो कच्छी, सिंध का है तो सिंधी, और मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेरी ऊंट। ये रहा मतवाली चाल वाला, लेकिन इसका बैठे हुए का है फोटो, तो कोई बात नहीं। रेबारी ऊंट पालक जाति हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना, प्रश्न बाई चांस में आ गया ऐसे कि ऊंट पालक जाति के रूप में, तो रेबारी या इन्हीं रेबारी को ही और किस नाम से जानते हैं तो रायका के नाम से जानते हैं। और ऊंटों के देवता पाबूजी हैं, ध्यान रह जाएगा आपको। ऊंटों में एक बीमारी होती है जिसके बारे में पहले प्रश्न पूछा गया, थोड़ा ध्यान रख लेना आप, सर्रा नामक बीमारी होती है। बाकी जो पशु हैं उसमें खुरपका, मुंहपका एक ये बीमारी होती है, इसके ऊपर ज्यादा मतलब गवर्नमेंट ने ध्यान भी दिया, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना है, लगभग सारे पशुओं में होती है। ऊंट में सर्रा नामक बीमारी होती है, इसको याद रखना पक्का। और ऊंट प्रजनन केंद्र भी बात कर चुके अपन, जोड़बीड़ बीकानेर में है। और इसकी स्थापना 84 में हुई थी, वहां कोष्टक में लिखा हुआ है तो ध्यान रख लेना आप। देश के लगभग 70% है, और विश्व में सर्वाधिक ऊंट ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्रश्न तो आना नहीं है, नोट्स में भी मत लिखना, बस केवल ये अपने समझने की बात है। भारत में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में है और दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंट ऑस्ट्रेलिया में है। ऊंट विश्लेषण प्रयोगशाला ये बीकानेर में है, और थोड़ा ध्यान रखना इसमें क्योंकि जिलों का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में है, जबकि ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में, तो थोड़ा मतलब हो सकता है कंफ्यूजन परीक्षा में। सर्वाधिक ऊन उत्पादन में 3 जिलों का नाम आता है, जोधपुर, बीकानेर और नागौर, ध्यान रख लेना। न्यूनतम में है झालावाड़। घोड़े की नस्लें कौन कौन सी हैं तो मालानी और बाड़मेर, जोधपुर इसका मुख्य केंद्र हो गया। मारवाड़ी, फिर मारवाड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। अश्व विकास कार्यक्रम पशुपालन विभाग ने चलाया था, जिसमें मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं उनकी नस्ल सुधार हेतु प्रयास किया गया था। केंद्रीय अश्व उत्पादन परिसर ये बीकानेर के जोड़बीड़ में, जहाँ ऊंट वाला है वहीं पर घोड़ा से संबंधित केंद्र भी है, और यहीं पर चेतक घोड़े के वंशज तैयार किए जा रहे हैं। चेतक को आप जानते हैं। कुक्कुट, अब कुक्कुट का मतलब कुकड़े समझ लेना अच्छे से, ये मतलब शब्द अपने यहाँ लोकल यूज में नहीं आता, तो ऐसे मतलब कि नहीं होना चाहिए। मुर्गी पालन इस टॉपिक को कह सकते हैं अपन। सर्वाधिक संख्या अजमेर में है, इसको पक्का याद रखना है। देसी जो मुर्गे हैं वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में। अब ये भी बड़ा कंफ्यूज है, और जीके में अपना जो मैटर है वो बढ़ता ही जाता है, इस तरह की बातें आती हैं तो, कि कुक्कुट सर्वाधिक कहाँ है तो वो अजमेर में है, और देसी कुक्कुट सर्वाधिक कहाँ है तो बांसवाड़ा में है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। अजमेर में मुर्गी पालन का प्रशिक्षण, आपको अगर मुर्गी पालन करना है, ट्रेनिंग लेनी है तो आप कहाँ जाएंगे, अजमेर जाएंगे, ये भी याद रखना। अंडों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत और सुनहरी क्रांतियां भी हुई अपने यहाँ।
होप एंड मिलियन जॉब प्रोग्राम, ये अंडों को बेचने के हिसाब से एक कोई प्रोग्राम चला था, तो ध्यान रख लेना आप, होप एंड मिलियन जॉब प्रोग्राम। और मुर्गों की जो बीमारियां हैं, रानीखेत और बर्ड फ्लू, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। राजकीय कुक्कुटशाला कहाँ है, तो जयपुर में है। सर्वाधिक कुक्कुट कहाँ है, तो अजमेर में है। और देसी कुक्कुट कहाँ है, तो बांसवाड़ा में है, याद रखना है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में डेयरी विकास के बारे में। तो डेयरी विकास वैसे टॉपिक शानदार है, शानदार का मतलब जुड़ा हुआ टॉपिक है, और सहकारिता शब्द इसमें आता है, तो कहीं ना कहीं किसानों को इस तरफ मूव करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इन पे काम भी किया जा सकता है, और अपने जीके के हिसाब से भी मतलब बहुत इजी रहेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई डेयरी विकास है तो हमारे कितना क्या मैटर पढ़ना रहेगा हमें। तो गुजरात के अमूल डेयरी कार्यक्रम के सहकारिता सिद्धांत के आधार पर अपने राजस्थान में भी हमने भी गुजरात वालों से प्रेरणा ली है, और सेम वहाँ का जो मॉडल है उसके आधार पे हम भी काम कर रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा, वर्गीज कुरियन। तो ये इसके प्रणेता कहे जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और यही ये सिस्टम लेकर आए थे सहकारिता वाला। उन्होंने एक ऐसा बढ़िया सिस्टम तैयार किया, मतलब एक ऐसी चेन तैयार की उन्होंने कि उस चेन ने बहुत किसानों को बहुत ज्यादा लाभ दिया। जैसे कभी इस तरह की स्थिति बनती है, जैसे कोई गांव है और थोड़ा समय रहता है ऐसा, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर का समय है, उसमें दूध दूध का उत्पादन बढ़ता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, जैसे किसान है, किसान जो पास का मार्केट है वहां पर अपना दूध सप्लाई कर रहा है, तो उस समय मार्केट में क्योंकि दूध की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, और मांग तो जैसे नॉर्मल मान लो, लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है, तो फिर उसके रेट डाउन होने की समस्या रहती है। तब उसने उत्पादन बढ़ा दिया लेकिन उसको फायदा उतना नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया था काफी समय पहले ही, कि अगर सरप्लस है, जैसे यहाँ पर कोई एक गांव है, इसको मान लेते हैं अपन, ये यहाँ पर डेयरी है। अब वहां पर जितना उत्पादन, मतलब उनको सप्लाई जितनी चाहिए थी, जैसे 100 लीटर मान लेते हैं, 100 लीटर, लेकिन उत्पादन हो गया 150 लीटर, तो 100 लीटर का यूज ये हो जाएगा। अब उनके पास एक्सेस में कितना हो गया, 50 लीटर। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि उसको पास के शहर में भेज दिया। शहर में भी सप्लाई ज्यादा हो गई, तो और जो बड़े शहर हैं, आसपास के राज्य हैं, वहां भेज दिया, और वहां से भी और जो भी बड़ी प्रोसेस यूनिट है अगर सरप्लस है तो वहां भेज दिया, और वहां अलग अलग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उनके बनाना शुरू कर दिया, जिससे किसान को कभी भी जो रेट होती है उसमें नुकसान नहीं हुआ। और इसी कारण वहां का जो ये डेयरी व्यवसाय है, अमूल डेयरी, वो चल पड़ा। रोजाना अखबार में एक साइड में विज्ञापन आता है अमूल अमूल का, तो वो मतलब बहुत बड़े लेवल पर है काम, तभी ये चीजें संभव हो पाई। और वहाँ के जो नॉर्मल किसान वगैरह हैं, उनके पास जो भी पशुपालक हैं, उनके पास जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सहकारी है, और सहकारी का मतलब आपको ये समझना है, जैसे 10 किसान है, उन्होंने मिलकर एक डेयरी लगा ली। अब वहां पर एक साल भर तक डेयरी रन करती रही, और एक साल के बाद जैसे जो भी उनकी रेट वगैरह तय थी वो उनको मिलता गया पैसा, और बाद में क्योंकि कोई व्यवसाय के रूप में काम कर रहा है तो उसको पैसे भी मिलेंगे। तो जितना पैसा मिला उसमें आप 10 किसान थे तो 10 का भाग दे देंगे, और सबके बराबर बराबर हिस्सा आ जाएगा, उसको कहते हैं सहकारिता। ऐसी बातें सारी तो राजस्थान को प्रेरणा काम से मिली, तो ये ध्यान रख लेना आप, अमूल डेयरी का प्रोग्राम है, सहकारिता सिद्धांत पे चल रहा है, गुजरात में चल रहा है उससे। और हमारे यहाँ जो ढांचा हमने बनाया है वो बनाया है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब सबसे जो नीचे का लेवल रखा वो है गांव स्तर का, उसके बाद दूसरे नंबर पे जिला स्तर का, और तीसरे नंबर पे राज्य स्तर का। मतलब एक जो कोऑर्डिनेशन लाने वाली संस्था है वो जिला स्तर पर रह गई, जयपुर में उसका हेडक्वार्टर बना दिया, और 21 जिलों में इसका जो जिला दुग्ध संघ है वो बनाए गए 21 जिलों में। वैसे जिले 33 हैं। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में कितने जिला दुग्ध संघ हैं, तो पहला ऑप्शन मिलेगा 33। तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना है, सभी 33 जिलों में जो दुग्ध संघ है वो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे जिले भी हैं 10-12 जहां पर पशुओं की संख्या कम है, या दूध का प्रोडक्शन इतना नहीं होता है कि वहां पर इस तरह से कोई बड़ा चलाया जा सके, मतलब कि संस्थान चलाया जा सके, संघ को रन किया जा सके। और जो डेयरी संघ है उसकी स्थापना कब हुई, तो सन ध्यान रख लेना आप, एक ही सन है वैसे, ज्यादा इसमें एक 84 वाला वो आ रहा था, बाकी 1977 का है, ध्यान रख लेना। मुख्यालय कहाँ है इसका, जयपुर में है। राज्य की प्रथम डेयरी कहाँ खोली गई, किस नाम से खोली गई, तो ध्यान रखना, पद्मा डेयरी अजमेर में खोली गई। और अपने यहाँ का औसत दुग्ध संग्रहण 18 लाख लीटर प्रतिदिन है। ये प्रश्न पूछेंगे नहीं आपसे, बदलता रहता है ये, तो अनुमान थोड़ा किसी के मन में आ रहा हो कि कितना क्या है, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना इसका।
और अवशीतन केंद्र, कोल्ड स्टोरेज बहुत सारे बनते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, और 301 है, ये भी याद आपको नहीं रखना, नोट्स में भी नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। आगे हैं सहकारी पशु आहार केंद्र, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, जोधपुर, छोटवाड़ा, जयपुर में है ये, नदबई भरतपुर में, और तबीजी अजमेर है। पशु आहार समझ गए, वैसे कोई ऐसी बात है नहीं, वहां बनता है, मतलब कि फैक्ट्रियां हैं पशु आहार की। और जालौर के रानीवाड़ा में अपने यहाँ की सबसे बड़ी डेयरी है। जैसे पूरी दुनिया के लेवल पर अगर बात करते हैं अपन तो डेनमार्क का नाम सबसे टॉप पे आता है, ऐसे अपने राजस्थान में रानीवाड़ा एक नंबर पे है। और एक ये है ट्रेटा पैक, इसको ध्यान रख लेना, ऐसे नोट्स जब बना रहे हैं उस समय थोड़ा नोट करना इसको, जयपुर का नाम नहीं लिखा है। जो ट्रेटा पैक है दूध का, वो कहाँ पर पैक किया जाता है, कहाँ है इसकी फैक्ट्री, तो वो जयपुर में है, कोटपूतली है शायद तक, लेकिन कोटपूतली लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जयपुर को पक्का ध्यान रखेंगे, जयपुर है। और ये टेट्रा पैक होता क्या है, तो इसमें ऐसी प्रोसेसिंग की जाती है मिल्क की कि वो 90 दिनों तक बिल्कुल जैसा होना चाहिए, मतलब कंप्लीट सही रह सकता है, 90 दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। और मूल रूप से इसका जो उपयोग है अपने मतलब सियाचिन ग्लेशियर और या दूर दराज में जहाँ सैनिक रहते हैं, जहाँ पर पशुपालन वगैरह की कोई संभावना नहीं है, तो वहाँ सैनिकों को एक साथ सप्लाई कर दिया जाता है, फिर वो यूज होता रहता है उनके। बाकी डेयरियों के नाम के आधार पर पूछे जा सकते हैं, तो कुछ अलग अलग स्पेशल डेयरियां, जैसे गंगमूल, तो गंगानगर के हिसाब से वहां पर नाम बना है, ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र में, लेकिन मूलतः हनुमानगढ़ में ध्यान रख लेना, गंगमूल में गंगानगर मत कर देना आप। उर्मूल डेयरी ध्यान रखना है, ऊंट के दूध की एकमात्र डेयरी है राजस्थान की, और कहाँ है, बीकानेर में। वरमूल डेयरी कहाँ है, जोधपुर में। बाकी और भी कुछ चीजें ऐसे तो फटाफट से देख लेते हैं, जैसे पशुपालन विभाग कब बना था, तो 57 में बना था। जैसे पर्यटन विभाग कब बना था, इससे 1 साल पहले बना था, यानी 56 में। ऐसे विभाग अलग अलग गठित किए गए थे उस समय। और 75 में डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था अपने यहाँ, सबसे प्राचीन डेयरी की बात हो ही चुकी है। और पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम पशुपालन विभाग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क योजना नहीं, तो निःशुल्क दवा का मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ दवाएं फ्री में दी जा रही है, किनके लिए, पशुओं के लिए। 15 अगस्त 2012 से ये योजना रन कर रही है अपने पूरे राजस्थान में। और पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग रिसर्च लैब मानसरोवर जयपुर, तो इस तरह की कोई खास चीज होती है तो वो तो जिंदाबाद ही है। और हाल ही के दिनों में ये सुनने में आया है, सुनने में तो क्या आया है, सच भी है, ये बहुत सी जगह अखबार में न्यूज वगैरह भी आती है इसकी, कि लोग मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे मिलावटखोर हरामी लोग होते हैं जो जो खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट करते हैं, खाद्य पदार्थ में दूध में भी मिलावट करना शुरू कर दिया है। तो उसकी जांच के लिए ये एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब है, और कहाँ है, मानसरोवर जयपुर में। और जैसे दूध को मिलाना वो हानिकारक में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा अखबार में आता है कि वो सोडा मिला दिया उसमें, जो और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल वगैरह मिला के उनका कलर व्हाइट कलर हो जाता है, दूध जैसा लगता है, ऐसी सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसका। कहाँ है, तो मानसरोवर जयपुर में है। फिर आगे देख रहे हैं अपन मोबाइल, मुख्यमंत्री मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुधन आरोग्य इकाई, ये 15 सितंबर 2013 से। और मोबाइल वेटरनरी का मतलब ऐसे समझना है, जैसे हर जगह चिकित्सालय की सुविधा नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा बड़ा वाहन और उसमें पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, दवाइयां हैं, सारा जो स्टाफ अगर साथ में जाएगा तो उनके लिए जो फर्नीचर वगैरह है, सारी सुविधाएं उसमें होती हैं। और वो दूर दराज के गांव में एक समय तय कर लेते हैं पहले से, वहां जाते हैं, वहां जो भी ऐसी कोई समस्या है, दवाएं बांटनी है, बीमारियां हैं, तो ये काम करते हैं। तो वो एक तरह से मुख्यमंत्री मोबाइल वेटरनरी यूनिट के नाम से जाना जाता है। मोबाइल शब्द आ रहा है, इस मोबाइल का मतलब ये समझना है, वो अपन मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल फोन, वो नहीं है। मोबाइल का मतलब होता है चलायमान, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, वो है मोबाइल, ऐसे समझना आप। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये बीकानेर में है, और स्थापना कब हुई थी, 2010 में। और ये अपने राज्य का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय है, यानी किसी को अगर डॉक्टरेट करनी है पशुपालन में तो उसके लिए ये है यूनिवर्सिटी, या और भी जो भी डिग्रियां वगैरह पशुपालन की, वेटरनरी ऐसे बोलते हैं कुछ। फिर अपोलो कॉलेज, ये जयपुर में है, पहला वेटरनरी कॉलेज जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मॉडल में समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय है, विश्वविद्यालय नहीं है, विद्यालय है, कहाँ पर है, उदयपुर में है। और मत्स्य प्रशिक्षण, मत्स्य से संबंधित कुछ चीजें, जैसे हमने मत्स्य वाला तो टॉपिक देखा ही नहीं, लेकिन मत्स्य की कुछ बातें यहाँ पर अपने सामने है। तो देखो, एक तो इसका सर्वेक्षण अनुसंधान कार्यालय है, वो उदयपुर में है। झीलों की नगरी कहते हैं ना, तो मछलियां होगी स्वाभाविक रूप से, वहां ज्यादा केंद्र स्थापित हो जाएंगे ऑटोमेटिक।
फिर राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म 2 है, एक कोटा में कासिमपुरा में और एक बांसवाड़ा के भीमपुरा में। पहला मत्स्य अभयारण्य ये उदयपुर की बड़ी तालाब है, ध्यान रखना आप। सर्वाधिक गधे ये याद हो ही गया। और गधों का मेला ये आया था, मतलब कि जब मेले पड़े होंगे कल्चर में आपने उस समय नाम आया होगा, अभी आप एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिए। गधों का मेला लुणियावास जयपुर में पड़ता है, जबकि सर्वाधिक गधों की संख्या बाड़मेर में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा खच्चर हनुमानगढ़ में है और घोड़े चित्तौड़गढ़ में है। घोड़े की नस्ल मालानी सबसे टॉप है, जो ये गुढ़ा ये लानी हो गया, इसको सही कर लेना। गुढ़ा मलानी क्षेत्र नाम वैसे सुना हुआ सबका। और ये मेले की बात हम कर ही चुके हैं, घोड़ों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है मल्लीनाथ पशु मेला। सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर क्लियर हो ही गया है, नंबर 1 नागौर है, नंबर 2 झालावाड़ है। और वीर सबसे बड़ा पशु मेला ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये आ गया जो ठीक रहा। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, इसको याद रखना है, सबसे बड़ा पशु मेला है ये। देश का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में पड़ता है, सोनपुर में, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स में भी मत लिखना भले ही। सर्वाधिक शुअर अलवर जिले में हैं, अब यहाँ थोड़ी समस्या हो गई, वहां हमने पढ़ा था अलवर जिले में नहीं है, भरतपुर जिले में पढ़ा था। और प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ है, तो अब सुधार करेंगे अपन, तो कहाँ सुधार करेंगे, ये है पिछले आंकड़े। पिछले आंकड़े का मतलब 12 में अलवर में थे, संख्या में कुछ 4-5 ज्यादा अगर भरतपुर में आ रहे हैं तो वो टॉप पर भरतपुर हो गया, तो इसको सही कर लेना आप। ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी बीकानेर में है, अभी नाम आया था, क्या नाम है, उर्मूल, इसको याद रखना आप। और बस इतनी सी बातें हैं पशुपालन वाले टॉपिक में। मैंने शुरू में कहा था 20-25 मिनट का मामला है, लेकिन चीज़ों को जब समझते हैं तो समय थोड़ा लग गया, तो कोई बात नहीं। और अगर यहाँ तक आपने देखा है, बढ़िया से समझा है, तो फिर ये अपना पशुपालन वाले टॉपिक में भी जो एसटीसी में आने वाला प्रश्न है वो तो गलत नहीं होगा। अब बात यह है कि सारी चीज़ें अगर आप याद करते हैं तो वो रैंक वाली बात आ जाएगी फिर। ओके, धन्यवाद।